तो आपको पता होना चाहिए कि भगवत गीता कहाँ से लिया गया है और भगवत गीता का आधार ग्रंथ क्या है। तो भगवत गीता का आधार ग्रंथ है महाभारत। पता है सबको कि महाभारत से भगवत गीता ली गई है। और महाभारत के किस पर्व से ली गई है, कोई बता सकता है? किसने कहा शांति पर्व से ली गई है? महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है, ठीक है, शांति पर्व से नहीं है। और कितने श्लोक हैं भगवत गीता में? अभी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, कितने श्लोक हैं? अभी सुनो ध्यान से, कितने श्लोक हैं? श्लोक हाँ 18 अध्याय हैं। श्लोकों की संख्या कितनी है? 700। अटेंडेंस सीट पे अटेंडेंस कर रहे हो तुम लोग? उधर बढ़ाओ। तो अभी आपको क्या है कि जो भगवत गीता है, पहले आप इसको समझ लीजिएगा, इसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि फर्स्ट कौन किया है? कौन फर्स्ट कौन किया है? अंदाजा लगा सकते हैं? तीसरे नंबर पे कौन है? कॉमर्स तीसरे पोजीशन पे है, ताली बजा दीजिए, ठीक है। और दूसरे पोजीशन पे कौन है? कौन गेस कर सकता है? ये हमारे पास दूसरे पोजीशन पे कौन है? नो, आर्ट्स वाले दूसरे पोजीशन पे हैं सर, कम से कम आर्ट्स वाले और फर्स्ट पोजीशन पे एक बार वालों को थोड़ा टाइम दे रहे हैं वो 8 सालों का 5 दिन के बाद, ठीक है, मंडे के बाद यही सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, रिपीट होगा। तो कल इसको सीरियस लीजिए, क्योंकि इसमें एक बार अगर आप फेल हो गए किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप चाहे कितना भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो, आपको ये चीज आपको बार बार परेशान करेगी। तो साइंस वालों के लिए अगेन एक बार ताली बजा दो थोड़ा जोर से, ठीक है, मजा आ गया, बहुत बेहतरीन। और उसको कहते हैं मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम। क्या कहते हैं? मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम, यानी जो आपके पारंपरिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जो पाठ्यक्रम होते हैं, सहायक पाठ्यक्रम होता है, जो आपका रोजगार परक होगा, कौशल विकास से उसकी जानकारी होगी, ठीक है। तो इसलिए वो जो है आपके पास ये मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम है आपके बीए फर्स्ट सेम में, बीएससी यानी पूरे फर्स्ट सेम में है। उस 4 यूनिट उसकी है, ठीक है। चौथी यूनिट में आपके पास एक जगह भगवत गीता में धर्म और समग्र अध्ययन, यानी भगवत गीता में जो मैनेजमेंट है, यानी जो समग्र अध्ययन है, वो क्या है। तो भगवत गीता के यानी सारे उसके आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भगवत गीता कहाँ से लिया गया है और भगवत गीता का आधार ग्रंथ क्या है। तो भगवत गीता का आधार ग्रंथ है महाभारत। पता है सबको कि महाभारत से भगवत गीता ली गई है। और महाभारत के किस पर्व से ली गई है, कोई बता सकता है? किसने कहा शांति पर्व से ली गई है? महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है, ठीक है, शांति पर्व से नहीं है। और कितने श्लोक हैं भगवत गीता में? अभी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, कितने श्लोक हैं? अभी सुनो ध्यान से, कितने श्लोक हैं? श्लोक हाँ 18 अध्याय हैं। श्लोकों की संख्या कितनी है? 700। अटेंडेंस सीट पे अटेंडेंस कर रहे हो तुम लोग? उधर बढ़ाओ। तो अभी आपको क्या है कि जो भगवत गीता है, पहले आप इसको समझ लीजिएगा, इसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। और भगवत गीता नहीं, भगवान के द्वारा गाई गई, यानी ईश्वर का जो गीत है उसको हम क्या कह रहे हैं? भगवत गीता। एज ए होल मैं सिलेबस एक बात बताता हूँ ना, एज ए होल सिलेबस बताते हैं ना, ठीक है, चलिए आइए सिलेबस बताते हैं। बैठ जाओ, तुम लोग किस क्लास में हो? इधर आओ, बीए वाले इधर बैठिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मैडम आप ये पकड़िए, कलम निकालिए। आज साइंस और कॉमर्स लिखे, और आप लोग अटेंडेंस करते रहिएगा वो उसी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। हम थोड़ा आपको ये बता दें कि यहाँ पे हम लोगों का 4 यूनिट है। कितने लोगों को पता है कि 4 यूनिट है सिलेबस में? इतने लोगों को पता है, वेरी गुड। ये आर्ट्स वाले को ज्यादा पता है। आर्ट्स वाले को 1 नंबर दीजिए मैम, आर्ट्स वाले को 1 नंबर दीजिए। अच्छा हो गया? हाँ शुरू हो गया। आर्ट्स वाले को ज्यादा पता है कि उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस सेम है, ठीक है। एवरी थिंग्स काउंट नंबर, हर एक बात जो आप जानकारी में रखते हो, अवेयरनेस में, कॉन्शियसनेस में, वो आपके नंबर को काउंट करता है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट यूनिट? पहली यूनिट क्या है? कोई भी बता सकता है, आर्ट्स वाला भी साइंस वाला। पहली यूनिट का नाम क्या है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, कौन बताएगा? पहली 4 यूनिट है ना, 4 यूनिट में पहले यूनिट का नाम क्या है इन्वायरमेंटल साइंस का? एक टॉपिक कोई भी बता दीजिए आप, बहुत सारे की जरूरत नहीं है। एक सेकेंड, आपने क्या बताया? अच्छा एक टॉपिक आपने बताया, क्या बताया आपने? वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अंजलि के लिए ताली बजाओ। अंजलि ने बिल्कुल सही जवाब दिया। आर्ट्स वाले को एक और नंबर देना है, ये टीम का नंबर है, इसलिए एक बंदे का यहाँ पे नोटिस नहीं हो रहा है, इसलिए इस खेल में मजा है, नॉलेज भी है और एंजॉयमेंट भी है। और दूसरी यूनिट का नाम कौन बताएगा? बताओ, कोई भी बता लो। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण नियंत्रण में व्यक्तियों की भूमिका। वेरी गुड। देखो एक चीज, आर्ट्स में कोई भी एक बताओ, नंबर सभी को मिलेगा, एक व्यक्ति का नंबर नहीं है। ताली बजा दो, इंटरेस्टिंग। 8 को नंबर दीजिए। एक और दे दिया आपने, कैसा है? मजा आ रहा है? आ रहा है ना मजा? नेक्स्ट, पहले यूनिट का नाम सिर्फ जानना चाह रहे, क्योंकि कल अगेन आई विल टेक ए टेस्ट लाइक दिस, अंडरस्टैंड? मंडे को फिर होगा। तीसरी यूनिट का नाम कौन बताएगा?
कौन? हाँ बताइए। वेरी गुड, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। चलिए ताली बजाइए, एक और नंबर दीजिए इनको, ठीक है। और अब चौथी यूनिट के बारे में कौन बताएगा? ई कॉमर्स बताइए। सर ह्यूमन वैल्यू इंट्रोडक्शन। क्या बात है, वेरी गुड। क्या नाम बताया आपने? सर ह्यूमन वैल्यू इंट्रोडक्शन। इन्होंने एग्जैक्टली सिलेबस का नाम बताया, भगवत गीता नहीं है, ह्यूमन वैल्यू करके है वो सिलेबस, वो सब हेडिंग है, तो इनका ज्यादा ऑथेंटिक आंसर है। कॉमर्स को 1 नंबर दीजिए। अब आपको पता है कि इसमें इस सिलेबस में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। वैसे अभी मतलब क्या डिसाइड है ये बिल्कुल ही कि एमसीक्यू रहेगा? क्लियर है? और एक चीज और है, आ जाओ इधर। ये फर्स्ट सेमेस्टर में कंचन मैम ने आपको एक वो दिया था। नहीं मैंने भेजा है पूरा, मेरा पूरा कंटेंट ही भेजा हुआ है। एनवायरनमेंट का जो वीडियोस है उसमें फुल कंटेंट है, क्वेश्चन वो सड़ जाएंगे अंदर। आ जाओ ना, तो उधर कहाँ जा रहे हो? किस क्लास में हो तुम लोग? किस बीकॉम? यहाँ बैठो। हाँ बीकॉम वहीं बैठो, वहीं बीकॉम वाले, ठीक है। चलिए बीकॉम वाले उधर बैठे ना, ये हाँ बीकॉम उधर बैठे। क्वेश्चन बीकॉम वालों से है, कौन सा संसाधन पुनः उत्पन्न नहीं होता है? कौन सा संसाधन पुनः उत्पन्न नहीं होता है, रीजनरेट नहीं होता है? सौर ऊर्जा, वन, खनिज और मछलियां। कौन सा संसाधन पुनः उत्पादन नहीं होता है? साइंस वाले। इंग्लिश में वन, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, वन का मतलब था फॉरेस्ट, खनिज का मतलब था मिनरल्स, मछलियां का मतलब था फिश। इंग्लिश हिंदी से तो कोई मतलब, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो खत्म हो जाती है? सौर ऊर्जा थोड़ी खत्म होती है। रॉन्ग आंसर। अब फिर ये कॉमर्स की तरफ, एक और मौका कॉमर्स को। कौन सा संसाधन है जो पुनः उत्पादन नहीं होता? सौर ऊर्जा, वन, खनिज, मछलियां। ये कॉमर्स को दीजिए नंबर। मिनरल, साइंस को राइट आंसर साइंस। तो इसका आंसर राइट है खनिज। और क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा ही रहेगा आपके एग्जाम में। और याद रखिए एनवायरनमेंट में एक बार फेल हो जाएंगे तो पास नहीं हो पाएंगे आप। अब क्वेश्चन है आर्ट्स वालों से, ऊर्जा प्रवाह में कितनी प्रतिशत ऊर्जा एक कोसी स्तर से दूसरे स्तर को स्थानांतरित होती है? ऊर्जा प्रवाह में कितनी प्रतिशत ऊर्जा एक कोसी स्तर से दूसरे कोसी स्तर को स्थानांतरित होती है? ऑप्शन देता हूं मैं, 25%, 50%, 10%, 75%। तुम्हारा नहीं था ना ये टर्न, आर्ट्स वालों के लिए राइट आंसर 10%। ताली बजाइए, वेरी गुड। क्या नाम है? यही सब क्वेश्चन आने वाला है आपका एनवायरनमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज को 1 नंबर। और ये बात अच्छे से जान लीजिए, एक ही को जवाब देना है एक ग्रुप से, क्योंकि नंबर पूरे ग्रुप का है, विनर आप ग्रुप होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब कॉमर्स के लिए है सवाल, कौन सी गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? यानी गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जो पहले जो क्वेश्चन था उसी पैटर्न पे है, यानी वो ऊर्जा नहीं बनती। इनसे है क्वेश्चन कॉमर्स से। जल विद्युत, कोयला, पवन ऊर्जा, जैव ईंधन। अगर आपने पढ़ा होगा, ये वीडियो में सारे हैं, मैं आज आपको भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप में आप शामिल हो जाएंगे। जल विद्युत, कोयला, पवन ऊर्जा, जैव ईंधन। जैव ईंधन तो कंटिन्यू होता रहता है, जैव ईंधन में नहीं है, ऑप्शन गलत है, आप बताएं। कोयला इज द राइट आंसर। ताली बजाओ कॉमर्स साइंस वालों के लिए। क्या नाम है? समाही। साइंस वालों के लिए ताली बजा दो, इतना अच्छा आंसर दिया इन्होंने। कोयला अगर एक बार खत्म हो गया, मिनरल्स खत्म हो गया, यू टर्न नहीं है, सूरज की रोशनी खत्म नहीं होगी, वो जनरेट होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला किस अवधि में बना था? आपसे क्वेश्चन है आर्ट्स वालों, क्योंकि उनका क्वेश्चन आपने उस नंबर को अचीव किया है, ये आपका क्वेश्चन है। कोयला किस अवधि में बना था? 50 मिलियन साल पहले, 100 मिलियन साल पहले, 300 मिलियन साल पहले, 500 मिलियन साल पहले। 500 मिलियन साल पहले। 500 मिलियन इज नॉट राइट आंसर। क्वेश्चन विल बी प्रोसीड। यस, बताइए कोयला कब बना था? 50 मिलियन, 100 मिलियन, 300 मिलियन, 500। क्या नाम है? अभिषेक, वेरी गुड। ताली बजाओ। 300 मिलियन साल पहले, बहुत बेहतरीन। और ये सिर्फ आपके बीए, बीएससी, बीकॉम में नहीं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमर्स से, ठीक है ना। खाद्य श्रृंखला में अपघटक की भूमिका क्या है? अपघटक, खाद्य श्रृंखला में अपघटक की भूमिका क्या है? ऊर्जा उत्पादन, मृत पदार्थ का विघटन और पोषक तत्व पुनः चक्रण, अन्य जानवरों को खाना, सूर्य की ऊर्जा को रूपांतरित करना। एक बार फिर से बताना ऑप्शन। खाद्य श्रृंखला में अपघटक की भूमिका क्या है? ऊर्जा उत्पादन, मृत पदार्थ का विघटन और पोषक तत्व पुनः चक्रण, अन्य जानवरों को खाना, सूर्य की ऊर्जा का रूपांतरित करना। फर्स्ट वाला गलत आंसर है। एक 3 का एक ही आंसर होगा। नेक्स्ट,
ये समझ रही है, समझ नहीं रही है तो इंग्लिश में थोड़ी समझ में आएगा। सूरज की रोशनी कहाँ से आती है, इसमें इंग्लिश क्या है? बिल्कुल सही, समझ रही है तो आंसर आएगा। क्या नाम है? वैष्णवी। हाँ? वैष्णवी। वैष्णवी के लिए ताली, साइंस ग्रुप के लिए। एक बात अच्छे से जान लो, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत इजी सवाल है, आप भी समझ रहे हैं। राइट आंसर है। एक बार अगर अच्छे से, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है जो आपके शरीर या आपके जितनी भी चीजें हैं उसको खा जाती है और रिसाइकिल करती है। अब इसको अगर आपको हिंदी में बोले या उर्दू में बोले समझ में आ जाएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट है तो समझ में। और ये जैसे कॉमर्स वाले हैं अंदाजी मार रहे हैं, पढ़े नहीं हो तो कोई थोड़ी होना आपका सही होगा क्या? वो 2 बार पूछ ले, तीसरी बार पूछ ले, चौथी बार पूछ ले, तो जब आप नहीं पढ़े हो तो अंदाजी सीधे मार दो, सिंपली, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अंदाजी में ये गलत, कितने लोगों को लगता है कि फॉर्म भर देंगे और गलती से नौकरी हो जाएगी? ऐसा लोग 20 साल से ट्राई कर रहे हैं और वो बुरे हो गए, अब वो लालच पर जा रहे हैं जॉब के लिए। आप आर्ट्स वाले हैं, उधर जाइए, आर्ट्स वाले उधर बैठिए, आप साइंस है, आप ठीक है। तो अंदाजी में कुछ नहीं होना है। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला का हो गया। तो फूड चेन में जो है ना, एक तो प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है। आपको पता है शेर कहाँ पे है, और शेर को शेर कह दिया, लाइन कह दिया तो क्या फर्क है? सुबह से शाम तक तो हिंदी ही बोलते हैं। शेर कहाँ पे है बोलो सर, इंग्लिश में बताइए, वेयर इज लाइन इन फूड चेन, कैन एनीवन टेल मी? इसका नंबर मिलेगा, वेयर इज लाइन इन फूड चेन। अब इसको इंग्लिश में बोले, फ्रेंच में समझ में आएगा? तो ऐसा माने तो नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। टर्शियरी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। साइंस को एक और नंबर दीजिए, साइंस को, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। तो मैं ये समझाने के लिए आपको बताया था, तो फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, नॉट ऑन द लैंग्वेज, अंडरस्टैंड? यू आर लिविंग इन इंडिया, तुम कहां रहते हो? इंडिया में, अमेरिका में? तो इंडिया में तो प्लीज अंडरस्टैंड हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, ठीक है? नाउ आई एम प्रोसीडिंग, दिस इज फॉर आर्ट्स ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितिक पिरामिड हमेशा ऊर्ध्वाधर होता है? ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकल होता है। संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, उपरोक्त सभी। रॉन्ग आंसर। अब ऐसा टीम में एक ही जवाब देगा, पूरे टीम का हो गया, उससे नहीं होना है, एक का ही जवाब होगा, पूरी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए सोच के जवाब दीजिए। जबकि इस लड़की ने सही जवाब दिया है, लेकिन इनको ये नंबर नहीं मिलेगा आपको। अब ये नंबर आपका कट गया। आप ये मान लीजिए कि यू आर जस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ग्रुप, यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ, अंडरस्टैंड? तो अगर आप एक गलत जवाब देते हैं तो पूरे टीम की गलती हो जाती है। सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग द क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक सौर विकिरण कहां प्राप्त होता है? सौर विकिरण सर्वाधिक सूरज से ऊर्जा उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, आपसे कॉमर्स से, महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में इन हिंदी, राजस्थान में इन हिंदी, गुजरात में, महाराष्ट्र में। इंग्लिश में बोलने की जरूरत तो नहीं है। सबसे ज्यादा सौर विकिरण से ऊर्जा कहां प्राप्त की जाती है? सोलर रेडिएशन से एनर्जी कहां प्राप्त होती है? जस्ट इस गेस करना है तो तुरंत करो, फास्ट। कॉमर्स वाले से ऐसी उम्मीद नहीं थी, कम से कम जवाब जल्दी दो, अगर गलत भी दे रहे हो तो जल्दी दो। राजस्थान, तो इज राइट, वेरी गुड, ताली बजा दो। इधर आओ, इधर तुम लोग कॉमर्स वाले हो, भाग कहाँ रहे हो? बैठो, तुम्हारे साथी लोग आओ, कॉमर्स वाले को भेजो ना सबको, बैठो। तो तुम लोग पिछड़ रहे हो और आ जाओ। विश्व में पवन ऊर्जा, कॉमर्स वाले हो ना आप लोग? विश्व में पवन ऊर्जा, बैठो। विश्व में पवन ऊर्जा में भारत का स्थान, पवन ऊर्जा में भारत का स्थान, ग्रीन एनर्जी, भारत का स्थान कैवा है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ऊर्जा किस किस माध्यम से तैयार होता है पता है ना आपको? ये सब वो ट्रेडिशनल ऊर्जा को खत्म करके अब रिन्यूएबल एनर्जी है ये, मतलब ये खत्म नहीं होने वाला, कोयला वगैरह खत्म हो जाएगा, इसलिए हम लोग सोलर की तरफ आए और पवन ऊर्जा की तरफ आए। पवन ऊर्जा में भारत का स्थान कितना है? नहीं बता दो तो खत्म हो जाएगा ये तेरा, इनका है ये टर्न। साइंस, पवन ऊर्जा अंदाज से बताओ आप जो बता सकते हो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। नो, हाँ आप बताइए, 8 साल है। पवन ऊर्जा में भारत का स्थान क्या नाम है तुम्हारा? कैडी टॉम कंसवाल। कैडी टॉम कंसवाल। कैडी टॉम कंसवाल। चलिए टीम आर्ट्स को बधाई, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 8 से ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इनका था लेकिन अब आपका क्वेश्चन है। भारत की विश्व जैव विविधता में स्थिति क्या है? विश्व जैव विविधता में, बायोडाइवर्सिटी में भारत का क्या पोजीशन है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ऐसे हंगामा मत करो, आराम से, यहाँ कोई मतलब भीड़ नहीं चल रही है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, टर्न तुमको मिलेगा, लेकिन नोबडी इज गोइंग टू आइडेंटिफाई यू। तुम्हारी टीम को ही विनर होगी, ये जान लो, कोई अकेला हीरो नहीं होगा कितना भी बता ले। तो प्लीज साइलेंटली लिसन फर्स्ट। भारत की विश्व जैव विविधता में स्थिति क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब बताओ। तो पहले तो तुम जवाब दे रहे थे, अब समझ में नहीं आया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। भारत में विश्व जैव विविधता में भारत की स्थिति क्या है? बताइए। चलिए इधर आ जाइए, आप बताएंगे विश्व जैव विविधता में भारत की, क्यों नहीं बता रहे हो? थर्ड, वेरी गुड, राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर। बताओ ना, ये इसने दिया। खाद्य श्रृंखला का फूड चेन का हम सीक्वेंस बता रहे हैं आपको, कॉमर्स वाले। फूड चेन का सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस सही है? एक बार क्वेश्चन होगा, रिपीट नहीं होगा, गौर से सुनिए,
सबसे पहला है, एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस को लगाना है कॉमर्स वाले के लिए। उपभोक्ता, उत्पादक, उपघटक। पहला समझ गए? दूसरा है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तीसरा है अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता। चौथा है उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक। हमें ये बताओ सबसे पहला पोजीशन क्या होता है? उत्पादक। राइट, सबसे पहला प्रोड्यूसर होता है, जैसे प्लांट। ठीक है, इनको नंबर दे दीजिए कॉमर्स वाले को। वेरी गुड, ताली बजा दो। ऐसा है ना, ये नॉलेज के लिए, नॉलेज बेस है और कंपटीशन में भी काम आएगा। कंफर्टेबली समझिए क्वेश्चन को और यहीं से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। पहले घास होता है, फिर बकरी खाती है, फिर उसको शेर खाता है कि नहीं? नेक्स्ट, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता किसे खाते हैं? सुनिए गौर से। प्राथमिक उपभोक्ता किसे खाते हैं? ए, अन्य जानवरों को, बी, पौधों को, सी, मृत पदार्थ को, डी, सूरज की ऊर्जा को। वेरी गुड, पौधों को खाते हैं। जैसे बकरी, बकरी किसको खाती है? बकरी। आइए इधर इधर इधर, बैठ जाओ बैठ जाओ, कॉमर्स वाले बैठो 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 बैठो। हाँ बैठो, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता किसको खाते हैं? पौधों को खाते हैं। समझ में आया? पौधों को कौन खाता है, शेर या बकरी? और शेर क्या खाता है? शेर बकरी खाता है, तो शेर हो गया द्वितीयक या टर्शरी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आर्ट्स ग्रुप। आप लोगों ने साइन कर लिया? सब लोगों ने? कहाँ है साइन वाले? करने। जैव आवर्धन क्या है? बायो मैग्निफिकेशन। जैव आवर्धन क्या है? सेम क्वेश्चन विल कम इन एग्जामिनेशन, सेम क्वेश्चन विल बी रिपीटेड। जैव आवर्धन क्या है? बायो मैग्निफिकेशन। जीवों की संख्या में वृद्धि, जीवों के आकार में वृद्धि, विषाक्त पदार्थों का भोजन श्रृंखला में सांद्रण, जानवरों की शक्ति में वृद्धि। बायो मैग्निफिकेशन क्या है? अब बताइए। आइडिया से सर जैव में वृद्धि। नो तुक्का गलत हो गया है। कॉमर्स वाले आप बताओ, क्वेश्चन का कोई आइडिया है? क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन है जैव आवर्धन क्या है? जीवों की संख्या में वृद्धि, जीवों के आकार में वृद्धि, विषाक्त पदार्थों का भोजन श्रृंखला में सांद्रण, जानवरों की शक्ति में वृद्धि। जानवरों की संख्या में वृद्धि। वही तो बोला। ऑप्शन क्या नाम है आपका? Twinkle. ट्विंकल, राइट आंसर। कॉमर्स को 1 नंबर दे दीजिए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये बायो मैग्निफिकेशन। इसमें जो है ना पॉइजनस सब्सटेंस जो आ गया फूड चेन में ना, जो हम लोग खा रहे खाद वगैरह, उसको बोलते हैं। हम लोग के पास प्योर चीज कुछ भी नहीं है, प्योर चीज हमारे पास कुछ नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम साइंस साइड। ये भी एक मसला है। क्वेश्चन है स्वस्थानीय संरक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? स्वस्थानीय, ऑटो स्पेसियस टाइप ऑफ सेल्फ प्लेस। स्वस्थानीय संरक्षण का सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण चिड़ियाघर, राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये एग्जाम के लिए। स्वस्थानीय, जहां पे फील होता है कि वो मेरा ही घर है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। चिड़ियाघर, राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक। हाँ तुम कंफ्यूजन में बोल रहे हो, लेकिन ये सही है क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान इज द राइट आंसर। क्योंकि चिड़ियाघर में तो बाउंड्री रहती है, राष्ट्रीय उद्यान में बाउंड्री नहीं है, तो वहां पे फीलिंग होता है कि मेरा ही घर है, पर वो होता क्रिएटेड है। जैसे मान लो ये है आपका राजा जी नेशनल पार्क, या आपको जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रॉम आवर साइड। भारत में बाघ संरक्षण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? बाघ संरक्षण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1970। अचानक से हाथ मत उठाना, सोच लेना। 1970, 1973, 1975, 1980। कौन बताएगा? 1970, 1973, 1975, 1980। Who will answer? 1973. सही आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। ताली बजाइए। क्या नाम है? वेरी गुड। अरे आपको पता है टाइगर प्रोजेक्ट 1973 वाला चल रहा है, जो आपके नैनीताल में है। समझ रहे बात को? और भारत का पहला है ये। नेक्स्ट कॉमर्स से, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर पाया जाता है वहां। रणथंभौर, गिर, पेरियार, नीलगिरी। रणथंभौर 1, गिर 1, पेरियार 1, नीलगिरी 1। पेरियार इज नॉट द राइट आंसर, इट विल बी प्रोसीडेड हियर। शेर के लिए कौन जाना जाता है? रणथंभौर, गिर, पेरियार, नीलगिरी। नो इधर भी आएगा क्वेश्चन। आप बताओ शेर के लिए बेस्ट प्लेस? रणथंभौर, गिर, पेरियार, नीलगिरी। आराम से। सर पहला वाला क्या? रणथंभौर। नो 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 नो। अब क्या चौथा ही बचा है? ठीक है, तो अब क्वेश्चन सिर्फ आर्ट्स वालों से मिलते हैं फिर, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से आया था। क्वेश्चन अब आपका है नेक्स्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी ने सही आंसर नहीं दिया है। ये सब मैं पहले चैप्टर से पूछ रहा था। आंसर इसका गिर है। गिर, गिर गुजरात में। आपने नहीं बताया गिर, आपने मन में बताया होगा अपने।
अब ये हमने 15 क्वेश्चन मात्र पूछे थे। अब हम इधर आ जाओ, तुम लोग आ जाओ। क्यों सर मार, आ जाओ। अरे सुना, क्या हुआ तुम लोगों को? आ जाओ अंदर बैठो। क्या कर रहे हो तुम लोग? अटेंडेंस लग रही है, एब्सेंट हो जाओगे एनवायरमेंट में। आ जाओ, प्लीज कम। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमर्स से है। प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्ति की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? ऑप्शन: सरकार से मांग करना, व्यक्तिगत स्तर पर कदम उठाना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पत्र लिखना, कानून के विरुद्ध विरोध करना। बिल्कुल सही जवाब, लॉजिकल आंसर। और कॉमर्स वाले को दे दीजिए, कम है लेकिन बड़े स्मार्ट लोग हैं। वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं पौधे, जानवर, बच्चे और बुजुर्ग, केवल शहरी लोग। पौधे, जानवर, बच्चे और बूढ़े, केवल शहरी लोग। बोलो। बच्चे और बूढ़े। वेरी गुड, राइट आंसर। बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते पॉल्यूशन से। कौन? बच्चे और बूढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है जल वाष्पन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, बर्फ का पिघलना, समुद्री लवण। बताओ, राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन बोला अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या? पढ़ भी लिया करो, रखा जगह पढ़ा है। पूरा सुना पाओगे? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ये वो है ना जो दिया हुआ है आपको, ऑलरेडी दिया हुआ है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? वर्षा, एसिड रेन। हाँ, जल वाष्पन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तुम कंफ्यूज हो रहे हो। चलो क्वेश्चन कॉमर्स वाले को जा रहा है, आप बताइए। अम्लीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में अक्सर आता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? एसिड रेन, जल वाष्पन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, बर्फ का पिघलना, समुद्री लवण। सेकेंड ऑप्शन क्या है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। राइट आंसर है तुक्का में। क्या नाम है आपका? कॉमर्स, राइट आंसर। कॉमर्स वाले का तुक्का अच्छा लग रहा है और ये आपको पता था। नेक्स्ट कॉमर्स से ही क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन उधर से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, नाइट्रेट की अधिकता, प्लास्टिक से, शीशे से। तुक्का में कुछ भी मार सकते हो, एक ऑप्शन तो है। कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, नाइट्रेट की अधिकता, प्लास्टिक से, नाइट्रेट की अधिकता से। वेरी गुड कॉमर्स। क्या बात है, तुक्का लगे, एक बार पढ़ा है। बहुत अच्छा सवाल है आपसे, ये काफी एग्जाम में आया हुआ है जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, और ये आने वाला है ये सब आपके एग्जाम में। और ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी जिसमें आप ये सारी चीजें देख सकते हैं, और साथ साथ में ये सारे कंटेंट के लिए एक वीडियो है, पता है आपको, पूरे सिलेबस वाइज है, वो आपको भेज दिया जाएगा। आप सब जो है ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। बताइए कौन सी ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा योगदान देती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। कोशिश कीजिए। हाँ, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा योगदान देती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। राइट आंसर, वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। आज आपका पर्यावरण का क्लास है, नेक्स्ट मंडे को फिर होगा और आपको कहीं नहीं जाना है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में कितने समय तक रहता है? कितने समय तक रहता है? 5 साल, 10 साल, 30 साल, 100 साल? कितने समय तक रहता है? जब आपको ऑलरेडी कंटेंट दिया गया है, इतना हल्का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो कैसे होगा? कितने दिनों तक रहता है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस में? ग्रीन हाउस इफेक्ट कितने दिन तक रहता है? 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 100 साल? बताओ। 9। नेक्स्ट, कॉमर्स वाले से, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में कितने समय तक रहता है? 5 साल, 10 साल, 30 साल, 50 साल? इसमें तो आइडिया लगाइए आप जल्दी, आइडिया लगा बताइए। 3 साल। 5 साल तो उन्होंने बताया, 3 नहीं है ऑप्शन में, आप बताइए। ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में कितने समय तक रहता है? हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ग्रीन हाउस गैस की तरह है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड कितने साल तक रहता है यहाँ पे जो एक बार एक्सक्रीट होता है? तो 5 साल, 10 साल, 30 साल, 100 साल? 9। इसका राइट आंसर है 30 साल। राइट आंसर है 30 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, एक गाय प्रतिदिन कितनी मीथेन उत्सर्जित करती है? एक गाय प्रतिदिन कितनी मीथेन उत्सर्जित करती है? ए 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम मीथेन है। आप बताइए।
आप बताइए फिर, एक गाय प्रतिदिन कितनी मीथेन उत्सर्जित करती है? नहीं, आप बताइए। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो? 500 ग्राम इज राइट आंसर। क्या नाम है? खुशी का तुक्का सही है, तुक्का लगा है, वेरी गुड। हाँ BSc। और एक कार एक दिन में 500 ग्राम उत्सर्जित करता है मीथेन। मीथेन गैस से भी आपका एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा हुआ है, अगेन साइंस वालों से पूछ रहा हूं। पिछले 100 सालों में पृथ्वी का तापमान कितना बढ़ा? A 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, B 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड, C 2 डिग्री सेंटीग्रेड, D 5 डिग्री सेंटीग्रेड। पिछले 100 साल में पृथ्वी का तापमान कितना बढ़ा? ये आइडिया सही हो सकता है। 100 साल में पृथ्वी का टेम्परेचर कितना बढ़ा है? 0.5 डिग्री, 1.1? आपके लिए नहीं है, आप सुनिए। आपसे तो पूछते हैं क्या नाम है, तो पहले बोलते हैं हाँ, मतलब आप उस टाइप के हैं। एक होता है ना, पहले क्वेश्चन सुनने के बाद जरूर एक बार बोलता है क्या, आपका नाम क्या? 1.5 नहीं, ऑप्शन है 1.1। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन तुक्का। क्या नाम है? माही। बहुत सही तुक्का। पृथ्वी 100 साल में 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ी है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट्स वाले से। समुद्र स्तर बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? अधिक पानी की बारिश आसान है, हिमनद का पिघलना और सागर का फैलना, नए समुद्र का निर्माण, बर्फ का जमना। पढ़ा है आप में से कोई? आप बता सकते हो इसका राइट आंसर। समुद्र स्तर बढ़ने का क्या कारण है? जो आप इस मामले बर्फ का पिघलना बोला था। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, राइट आंसर। अभी 11 बजे तक, सारे 11 नहीं करेंगे, 11 तक करते हैं, ठीक है? आप लोग पॉलिटिकल साइंस के लिए आग लगी हुई है, कर लीजिएगा क्लास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको ये समझना चाहिए, ये मजाक नहीं चल रहा है, ये कंपलसरी क्लास है। इसकी कोई टाइमिंग नहीं, टाइमिंग एडजस्ट की जाती है। आप कभी तो कुछ भी, कभी तो आप शादी के लिए नहीं जाते होंगे, कभी किसी और काम के लिए नहीं जाते होंगे, ये कंपलसरी है। और ये हर दिन क्लास चलने का है पर्यावरण। वो अलग बात है कि नहीं क्लास हो रही है, आपकी मर्जी है, आप एक क्लास करते हो दूसरा नहीं करते हो। इट इज कंपलसरी टू अटेंड दिस क्लास। इसमें भी आपको 75% अगर नहीं है तो आपको रोका जा सकता है। नाउ आई एम प्रोसीडिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम कॉमर्स। 2100 तक समुद्र का स्तर कितना बढ़ सकता है? 2100 ईस्वी तक समुद्र का स्तर कितना बढ़ सकता है? 0.5 मीटर, 1.1 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर? क्या 2100 ईस्वी तक? नो, आप सोच के बताइए। 0.5 मीटर, 1.1 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर? राइट आंसर तुक्का में, वेरी गुड। सेम वे, टेम्परेचर भी उतना ही बढ़ा, टेम्परेचर 1.1 और एक इतना ही आपका स्तर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बर्फ पिघल रहे हैं ना, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, कॉमर्स वाले को एक नंबर देना पड़ेगा। हिमालय की कितनी बर्फ पिछले 20 सालों में खो चुकी है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं। हिमालय की कितनी बर्फ पिछले सालों में खो चुकी है? अच्छा, 5%, 10%, 21%, 50%? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिमालय की कितनी बर्फ पिछले 20 सालों में खो चुकी है, समाप्त हो चुकी है? 5%, 10%, 21%, 50%? बताइए, जल्दी बताइए। नो, 10% इज रॉन्ग आंसर। आप बताइए। 21%। 21%, राइट आंसर। बाकी लिख दिया मैंने। सिर्फ 20 सालों में 21% हिमालय की बर्फ पिघल चुकी है। बहुत बड़ी बात है, ठीक है? नेक्स्ट, सतत विकास के कितने मुख्य लक्ष्य हैं? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कितने लक्ष्य हैं? 10, 15, 17, 20 आपसे है। 10, 15, 17 और 20? 17, राइट आंसर। क्या नाम है आपका? श्वेता। 17 लक्ष्य हैं। 17 लक्ष्य को जब हम प्राप्त कर लेंगे तो हमारा देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट की श्रेणी में आएगा कि हम लोग कंसिस्टेंट डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्लास्टिक प्रदूषण का समुद्र में कितना बुरा असर है? प्लास्टिक प्रदूषण का समुद्र में कितना बुरा असर है? ए, कोई असर नहीं, बी, केवल मछलियों का असर है, सी, भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर मानव को नुकसान पहुंचा रहे हैं, डी, केवल पानी को गंदा करता है। क्या बात है, वेरी गुड। अब देखो, एक चीज और एक फर्क पड़ा है। अब ये नहीं बोलती है कि क्या, ठीक है? जब हमने नोटिस किया तो इसमें सुधार हुआ, आंसर भी सही हो रहे हैं। जैसे हर बार क्वेश्चन बोलने के बाद वो बोलती थी क्या, तो अब नहीं बोल रही है, अब वो समझ रही है। क्योंकि हम जब इतने अटेंटिव होते हैं तो हम समझने लगते हैं। हमारा माइंड कस्टमाइज होता है कि पहले मैं बोलूंगी क्या, देन फिर क्वेश्चन आएगा, तो हम उतने सीरियस नहीं होते हैं। हमारा माइंड उसी के अकॉर्डिंग लेता है। क्योंकि हम लोग अलार्म को पहले क्या करते हैं? बंद करते हैं। वी आर कस्टमाइज टू क्लोज द अलार्म फॉर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स और हाफ एन आवर। देन वी थिंक अब टाइम हो रहा है, जब उजाला हो जाएगा तो अब उठ जाते हैं।
तो हम पहली बार में कॉन्शियस नहीं होते, तो जगाना पड़ता है। भारत में वायु प्रदूषण में प्रति वर्ष कितनी मृत्यु होती है? गजब सवाल है। 1 लाख, 5 लाख, 12 लाख, 20 लाख। ये मतलब आप अंदाजा से बोल सकते हैं। 1 लाख, 5 लाख, 12 लाख, 20 लाख। 1 लाख, नो, 5 लाख, एक सारे नहीं जवाब देना ना, एक ही जवाब होगा। 12 लाख 12 लाख 12 लाख इज द राइट आंसर। भारत में 12 लाख लोग प्रति वर्ष मर रहे हैं प्रदूषण के कारण। कितने मर रहे हैं? 12 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं से है, 8 से। इधर आइए। हाँ, भारत में इन्होंने बताया 8 वालों ने, भारत में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है ए औद्योगिक कचरा, बी घरेलू सीवेज, सी कृषि रन ऑफ, डी प्लास्टिक। बताइए, भारत में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत औद्योगिक कचरा, घरेलू सीवेज। सीवेज वाला सीवेज। अब तुम दोनों पहले फैसला कर लो कौन वाला सही रहेगा। पहले फैसला कर लो आपस में मिलके। खड़े हो जाओ दोनों, एक आंसर करना है। बी इज द राइट आंसर। ताली बजा दीजिए। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट 2 यूनिट से हमने थोड़ा थोड़ा पूछा है, और तीसरी और चौथी यूनिट से पूछेंगे, और फिर हम लोग मंडे में करेंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कौन सी नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। ब्रह्मपुत्र। सर आज जो ना प्रदूषण नियंत्रण के लिए, अच्छा साइन कर लिया आप लोगों ने? वो कहाँ है वो साइन वाला कागज? पेपर कहाँ है? घर ले जाओगे? कहाँ है वो? प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रदूषक भुगतान सिद्धांत का अर्थ है, आप क्या है? प्रदूषक को पैसे दिए जाए, प्रदूषक खुद को साफ करे और लागत दे। सरकार को पैसे दे, कोई लागत नहीं। राइट आंसर समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। प्रदूषक नियंत्रण के लिए प्रदूषक भुगतान सिद्धांत का अर्थ है प्रदूषक को पैसे दिए जाए जो प्रदूषण फैलाता है, प्रदूषक खुद को साफ करे और लागत दे, और सी सरकार को पैसे दे, दी कोई लागत नहीं। राइट आंसर, वेरी गुड। जो प्रदूषण फैला रहा है वो खुद साफ करे, इसका मतलब है सही है। नेक्स्ट साइंस से क्वेश्चन है, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से कितना अधिक शक्तिशाली है? मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से कितना अधिक शक्तिशाली है? 5 गुना, 10 गुना, 28 गुना, 50 गुना। 5 गुना, 10 गुना, 28 गुना, 50 गुना। कितना शक्तिशाली है मीथेन? बताइए। कोई आंसर? मीथेन कितना शक्तिशाली है? 5 गुना, 10 गुना, 28? नो। नेक्स्ट कॉमर्स से बताइए, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से कितना शक्तिशाली है? 5 गुना, 10 गुना, 28 गुना, 50 गुना। 28 गुना इज द राइट आंसर। कॉमर्स। नेक्स्ट तीसरी यूनिट से क्वेश्चन है, देखिए, इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए एक न्यायालय स्थापित हुई थी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कब स्थापित हुआ? हरित, हाँ, 2005, 2010, 2015, 2020। 2010 इज द राइट आंसर। साइंस, वेरी गुड। 2010 राइट आंसर। नेक्स्ट, एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। आप बताइए अंदाज से। एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। जल्दी आप बताइए, सही ऑप्शन कौन होगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। आप बताओ। नो, मुख्य न्यायाधीश तो बता ही दिया। नो, इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। नहीं दिया किसी ने, इनसे अब सवाल है 8 सालों से। एनजीटी में जैसे किसी ने प्रदूषण फैलाया और उसके खिलाफ आप न्यायालय में चले गए, उसका मतलब है एनजीटी में मामले का निपटान कितने समय में होना चाहिए? ऑप्शन दे रहा हूं, 6 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल। क्या बात है, वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? आओ ना। बहुत सही, एकदम कॉन्फिडेंट में जवाब है। सृष्टि ने पढ़ा है। हाँ, नेक्स्ट, अच्छी वायु गुणवत्ता के लिए AQI कितना होना चाहिए? 0 से 50, 51 से 100, 101 से 200 और 201 से ऊपर। अच्छी वायु गुणवत्ता के लिए AQI कितना होना चाहिए? 0 से 50, 50 से 100, 100 से 200, 201 से ऊपर। वेरी गुड।
राइट आंसर। ताली बजा दो इनके लिए, बहुत सही जवाब है। हाँ, भारत में कुल कितने पवित्र वन हैं? कुल कितने पवित्र वन हैं? फॉरेस्ट कितने हैं जो मान्य हैं? 500, 2000, 5000 प्लस, 10,000 प्लस? नो। अब आप बताओ, एक ही तो बोलना है। हाँ बताओ ऑप्शन, इसमें आपको अंदाज से बताना है। 500, 2000, 5000 प्लस, 10,000 प्लस? 5000 प्लस। 5000 प्लस इज द राइट आंसर। कितने वन है? आयुर्वेद में कितने औषधीय पौधे दर्ज हैं? कितने औषधीय पौधे, आ गया मैडम आपका। आयुर्वेद में कितने औषधीय पौधे दर्ज हैं? आयुर्वेद में 1000, 3000, 5000, 7000? कोशिश करो अंदाज से। 3000 नो। आप बताओ। 7000। 7000 इज द राइट आंसर। आयुर्वेद में 7000 दवाइयों का नाम दर्ज है, पौधे का, जो दवाई के रूप में इस्तेमाल होते हैं। नीम के पौधे का मुख्य उपयोग, अब आपसे सवाल, नीम के पौधे का मुख्य उपयोग क्या है? इमारती लकड़ी, खाद, औषधि और कीटनाशक, केवल धार्मिक? वेरी गुड, बहुत ही क्लियर था, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट, इससे पहले साइंस ने इन्हीं नहीं बताया था। नेक्स्ट आइए, आप बताइए EIA का पूरा नाम क्या है? EIA मैं ऑप्शन दे रहा हूं। इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन असेसमेंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट असेसमेंट, इन्वायरमेंटल इंटीग्रेशन असेसमेंट, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन असेसमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट। पहले इनसे है ध्यान। हाँ बताओ, आप बताओ। क्या बात है, ये साइंस वाले एकदम एग्जैक्ट जवाब दे रहे हैं, बहुत सही। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, राइट आंसर, साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये, EIA कौन से 7 पर्यावरण कानूनों से संबंधित है, जिसमें 7 चीज शामिल है? 7। केवल वायु अधिनियम, सुनिए गौर से, जल वायु पर्यावरण संरक्षण, वन जैव विविधता दायित्व बीमा, CRZ। केवल जल अधिनियम, केवल पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। आइए, अभी 15 मिनट। आपकी भी क्लास है, या इसमें पास होना कंपलसरी है? ये इन्वायरमेंट है, पता कैसे चलेगा? क्लास ग्रुप में नहीं है क्या आप? हाँ? ओहो, आइए, आओ स्मार्ट बॉय, इनके लिए ताली बजा दो एक बार। अरे कोई हल्की बात है। इनको पता नहीं था तो कोई बात नहीं, पता ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज, 7 चीज शामिल होना जरूरी है EIA में। केवल वायु या जल वायु पर्यावरण संरक्षण, वन जैव विविधता दायित्व बीमा, CRZ। केवल जल, केवल पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, बी वाला ऑप्शन राइट आंसर। वेरी गुड। और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार। हाँ बस हो जाएगा। असाइनमेंट आप लोग जमा कराइए, और साथ में, अच्छा साइन की तरह, साइन वाले कागज, साइन वाले कागज का है। नेक्स्ट बताइए, EIA प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? EIA प्रक्रिया में, EIA की प्रक्रिया है न्यायालय की, उसमें कितने चरण होते हैं? 3, 5, 8, 10? 7 नहीं ऑप्शन में, 3, 5, 8, 10? 8 इज द राइट आंसर। ताली बजा दीजिए इनके लिए। 8 इज द राइट आंसर। हाँ, नेक्स्ट आपसे, सार्वजनिक परामर्श के लिए EIA रिपोर्ट को कितने दिन पहले विज्ञापित करना होता है? EIA रिपोर्ट को कितने दिन पहले विज्ञापित करना होता है? 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन, 7 दिन? 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन, 7 दिन? बताइए कितने दिन पहले EIA रिपोर्ट को विज्ञापित करना होता है? प्लीज टेल। कॉमर्स, आप बताओ। सार्वजनिक परामर्श के लिए EIA रिपोर्ट को कितने दिन पहले विज्ञापित करना होता है? 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन, 7 दिन? 14 या 7। कॉमर्स तुम बताओ, EIA रिपोर्ट को कितने दिन पहले विज्ञापित करना होता है? नो, सुनते हैं ना? 30 दिन इज द राइट आंसर। राइट आंसर, साइंस। 30 दिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लास्ट सेक्शन है, उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ये आखिरी है। 5-7 क्वेश्चन और पूछना है। मानवीय मूल्य क्या है आपसे? ह्यूमन वैल्यूज, केवल धार्मिक विश्वास, मूलभूत विश्वास को जो व्यवहार को निर्देशित करता है, सरकार के नियम, धन और संपत्ति। क्या है राइट आंसर?
सेकंड इज द राइट आंसर। जो मूलभूत विश्वास है व्यवहार के लिए एक दूसरे पे, वो है मानवीय मूल्य। नेक्स्ट, मैं इसको यहीं पे बंद करता हूँ, रिजल्ट बताता हूँ। और एक बात, मानवीय मूल्य में आपको एक क्वेश्चन जो है आ सकता है, वो लॉजिक पे बेस्ड है। देखिए ह्यूमन वैल्यू क्या है उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ह्यूमन वैल्यू जो है ना, आपका जो बेसिक स्टैंडर्ड होता है, जिस चीज़ को आप पसंद करते हो। एक है नॉर्म्स, एक मिनिमम बेसिक है, एक स्टैंडर्ड है। एक मिनिमम बेसिक है नॉर्म्स, और एक स्टैंडर्ड है जो वैल्यू है। आप क्या पसंद करते हो? आपकी पसंद कुछ और हो सकती है जो समाज की एक बेसिक वैल्यू से भी ऊपर हो। सपोज के आप सब लोगों को कपड़ा पहनना है, सब लोगों को कपड़ा पहनना ये कंपलसरी है, ये है नॉर्म्स, आपको बता दिया गया। लेकिन वैल्यू ये है कि आप कितना बेहतर कपड़ा पहनते हो। आप सब लोगों को विश करना है, सलाम करना है, नमस्कार करना है, लेकिन आप कैसे करते हो सलाम या नमस्कार, वो आप पे डिपेंड करता है। इट इज योर वैल्यू। समझ बात को? जैसे मान लो कोई व्यक्ति नमस्कार करता है, समझ लीजिए थोड़ा सा इसको। अगर कोई व्यक्ति नमस्कार करता है सिंपली नमस्कार, एक व्यक्ति आया बोला कि नमस्कार, तो नमस्कार हो गया। एक व्यक्ति बोला नमस्कार, झुक के नमस्कार किया। एक व्यक्ति बोला नमस्कार, एक व्यक्ति पांव छू के नमस्कार। कितने लेवल हैं? उसी तरह कौन कह सकता है कि वो अपने टीचर का सबसे ज्यादा सम्मान करता है? इट इज इनविजिबल, ये स्टैंडर्ड है। तुम कितना बेहतर उसको परफॉर्म कर सकते हो। कौन अपने माँ बाप का सबसे बेहतरीन सम्मान करता है? हाउ कैन यू एक्सप्लेन? क्योंकि ये आपके वैल्यू को, आपके स्टैंडर्ड को दिखलाता है। समझ पा रहे हैं? तो आपका वैल्यू अनलिमिटेड हो सकता है। जैसे सपोज आप आईएएस बनना चाह रहे हो, कोई ग्रुप सी क्वालिफाई करना चाह रहा है, कोई आर्मी में, कोई पुलिस में, और कोई आईएएस से भी आगे जाना चाह रहा है, लेकिन वो जान रहा है वो क्या करेगा। वो आइंस्टीन की तरह आइंस्टीन बन सकता है, न्यूटन की तरह बन सकता है, वो बहुत कुछ बन सकता है। समझ पा रहे हो? तो स्टैंडर्ड जो है ना, आपका वैल्यू है, आप किस स्टैंडर्ड को अचीव कर रहे हो। और एक व्यक्ति है जो चपरासी ही बनता है, तो सपोज, तो दैट इज वैल्यू एंड नॉर्म्स। नाउ आई एम गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो वाणिज्य एंड साइंस, इंग्लिश, वाणिज्य तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि फर्स्ट कौन किया है? कौन फर्स्ट कौन किया है? अंदाजा लगा सकते हैं? तीसरे नंबर पे कौन है? कॉमर्स तीसरे पोजीशन पे है, ताली बजा दीजिए। ठीक है। और दूसरे पोजीशन पे कौन है? कौन गेस कर सकता है? ये हमारे पास है। दूसरे पोजीशन पे कौन है? नो, आर्ट्स वाले दूसरे पोजीशन पे हैं। सर कम से कम आर्ट्स वाले और फर्स्ट पोजीशन पे। एक बार साइंस के लिए ताली बजा दो। आगे वाला साइंस बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है कम लोगों के साथ, और बहुत अच्छा है। और एक बात अच्छे से जान लीजिए, मैं इस कॉलेज में काफ़ी दिनों से हूँ, काफ़ी 8 सालों का 5 दिन के बाद, ठीक है, मंडे के बाद यही सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, रिपीट होगा। तो कल आप लोगों का वाइवा 10 बजे से 12 बजे के बीच में होगा। आप अकॉर्डिंगली, टाइम के अकॉर्डिंगली आप आ जाइएगा, और इसको सीरियस लीजिए, क्योंकि इसमें एक बार अगर आप फेल हो गए किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप चाहे कितना भी सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट हो, आपको ये चीज़ आपको बार बार परेशान करेगी। तो साइंस वालों के लिए अगेन एक बार ताली बजा दो थोड़ा जोर से। ठीक है, मजा आ गया, बहुत बेहतरीन।